हम्म आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प इंसान के विचारों पर बात करने वाले हैं। पर शुरुआत एक ऐसे सच से करते हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जिस महान दार्शनिक को पूरी दुनिया प्लेटो के नाम से जानती है, उनका असली नाम प्लेटो था ही नहीं। हाँ, ये बात सच में लोगों को हैरान कर देती है। बिल्कुल, मतलब उनका असली नाम एरिस्टोक्लीस था, और ये जो प्लेटो है ये तो असल में उनका एक निकनेम था जो उन्हें उनके बहुत चौड़े कंधों या चौड़े माथे की वजह से दिया गया था। और ये चौड़े कंधे उन्हें किसी लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ने से नहीं मिले थे। हाँ, बिल्कुल नहीं, वो तो अखाड़ों में पसीना बहाते थे। हाँ, क्योंकि पश्चिमी दर्शन का ये सबसे बड़ा विचारक अपनी शुरुआती जिंदगी में एक पेशेवर पहलवान था, एक रेसलर। और ये एक बहुत ही जबरदस्त विरोधाभास है। सोचिए जरा, एक ऐसी शख्सियत जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को सिखाया कि ये भौतिक शरीर कुछ भी नहीं है, असली ताकत तो सिर्फ दिमाग और हमारे विचारों में है। सही बात है। और उसी इंसान की खुद की शुरुआत फिजिकल स्ट्रेंथ और कुश्ती के अखाड़ों से हुई थी। लेकिन देखिए, एक पहलवान का इस तरह दार्शनिक बनना कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये उस वक्त के माहौल का नतीजा था। हमारा आज का मकसद भी यही है, उस पुराने एथेंस के अखाड़ों से लेकर प्लेटो के गुफा के दृष्टांत और उनके दार्शनिक राजा के कंसेप्ट तक का एक गहरा विश्लेषण करना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हजारों साल पुराने विचार आज की हमारी इस जटिल दुनिया को सुलझाने में कैसे काम आ सकते हैं। और इन विचारों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि प्लेटो के महान विचार किसी शून्य में या वैक्यूम में तो पैदा हुए ही नहीं थे। हाँ, मतलब हमें उस उथल पुथल वाले माहौल को समझना होगा जिसने उनके दिमाग को आकार दिया। बिल्कुल। उस समय का ग्रीस मुख्य रूप से दो अलग अलग मानसिकताओं में बटा हुआ था। एक तरफ स्पार्टा था, जहां सिर्फ शारीरिक ताकत, डिसिप्लिन और योद्धाओं पर फोकस किया जाता था, जैसे हमने वो हॉलीवुड फिल्म 300 में देखा है, राजा लियोनिदास और उनके स्पार्टन्स। एकदम सही उदाहरण है। वहां सिर्फ लड़ना ही सब कुछ था। लेकिन दूसरी तरफ था एथेंस, जहां से प्लेटो आते थे। एथेंस बौद्धिक कामों का केंद्र था, पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वहां का माहौल बहुत शांत या सुलझा हुआ था। वहां भी एक अलग तरह का कट्टरपन था। अच्छा, एथेंस में किस तरह का कट्टरपन था? जैसे पाइथागोरस का प्रभाव देख लीजिए। हम सब पाइथागोरस को स्कूल की किताबों में एक महान गणितज्ञ के रूप में पढ़ते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम के लिए। हाँ, मैथ की क्लास में सबने पढ़ा है। लेकिन असल में उस वक्त उनका एक पूरा कल्ट था, एक ऐसा पंथ जो पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता पर यकीन करता था। वो लोग सिर्फ समीकरण हल नहीं करते थे, वो गणित को अपना धर्म मानते थे। मतलब गणित को धर्म? ये तो काफी अजीब है। अजीब ही नहीं, बहुत खतरनाक भी था। उनका नियम इतना सख्त था कि अगर कोई उनके गणितीय सिद्धांतों का विरोध करता तो उसे सजा दी जाती थी। एक किस्सा है कि किसी ने उनके फॉर्मूले पर सवाल उठा दिया, ये साबित करने की कोशिश की कि उनका नियम गलत है। तो क्या उसे पंथ से बाहर निकाल दिया गया? नहीं, उसे एक नाव में बैठाकर समुद्र के बीचों बीच ले जाकर डुबो दिया गया। वेट, सच में? मतलब किसी ने चोरी नहीं की, किसी का कत्ल नहीं किया, सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने कोई मैथ्स का फॉर्मूला चैलेंज कर दिया था? हाँ, क्योंकि उनके लिए गणित भगवान की भाषा थी और उसमें गलती निकालना मतलब ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देना। तो प्लेटो ऐसे माहौल में बड़े हो रहे थे जहां विचारों के लिए लोग जान ले भी सकते थे और दे भी सकते थे। ओफ, ये तो सच में खतरनाक है। पर मैंने कहीं पढ़ा था कि उनके दर्शन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पाइथागोरस नहीं थे, बल्कि उनके अपने गुरु थे, सुकरात। बिल्कुल सही। सुकरात की मौत एक ऐसी घटना थी जिसने प्लेटो को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। सुकरात पर एथेंस के लोगों ने इल्जाम लगाया था कि वो युवाओं को बागी बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें जहर पीने की सजा सुनाई गई थी। हाँ, हेमलॉक का जहर। और जब सुकरात को भागने का मौका मिला था तो उन्होंने मना कर दिया था, है ना? हाँ, बिल्कुल। जेल के गार्ड्स को रिश्वत दी जा चुकी थी, रास्ता साफ था, सुकरात आराम से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने से साफ इनकार कर दिया। पर क्यों? कोई अपनी जान क्यों नहीं बचाना चाहेगा? क्योंकि सुकरात का मानना था कि अगर वो भाग गए तो उन्होंने जीवन भर लोगों को सत्य और न्याय के बारे में जो कुछ भी सिखाया है वो सब झूठ बन जाएगा। उनके लिए अपने भौतिक शरीर को बचाने से कई ज्यादा अहम था अपनी वैचारिक विरासत को बचाना, सत्य को बचाना। तो इसे ऐसे देखते हैं, एक नौजवान प्लेटो जो एक चौड़े कंधों वाला पहलवान है, जिसके लिए शरीर और ताकत सब कुछ है, वो देखता है कि उसका गुरु सिर्फ एक विचार के लिए, एक सत्य के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है।
ये तो किसी का भी नजरिया बदल देगा। बिल्कुल। और यहीं से प्लेटो को यह समझ आया कि ये भौतिक शरीर, ये दुनिया की तमाम चीजें, ये सब नश्वर हैं, ये खत्म हो जाएंगी। अगर कुछ हमेशा जिंदा रहता है तो वो है विचार। और यहीं से उनकी वो मशहूर थियोरी निकल कर आती है, थियोरी ऑफ फॉर्म्स। क्योंकि सुकरात की मौत से उन्होंने ये सीख लिया था कि भौतिक दुनिया सुरक्षित नहीं है। सही कहा। प्लेटो ने भौतिक दुनिया को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं वो असली नहीं है, वो सिर्फ एक परछाई है। असली और परफेक्ट दुनिया एक अमूर्त वास्तविकता में मौजूद है जो स्पेस और टाइम से बिल्कुल परे है। इसे थोड़ा आसान करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत कॉफी मग है। हाँ। और एक दिन वो मेरे हाथ से छूटकर टूट जाता है, या फिर मेरे पास एक 20 रुपए का नोट है जो बीच से फट गया है। हाँ। अच्छा उदाहरण है। तो भौतिक रूप से तो वो मग टूट गया और वो नोट फटकर बर्बाद हो गया, लेकिन उस परफेक्ट मग का जो विचार है या उस 20 रुपए के नोट का जो असली मूल्य है वो तो कभी खत्म नहीं होता ना, वो तो हमेशा रहता है। बिल्कुल। वो फॉर्म या वो आकार उस अमूर्त दुनिया में हमेशा सुरक्षित रहता है, वहां किसी चीज को तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं इसे आज के जमाने के हिसाब से देखूं तो ऐसा लगता है जैसे हमारी ये भौतिक दुनिया एक सस्ती कॉपी है, या कह लीजिए YouTube पर चलने वाला एक 144 पिक्सल वाला धुंधला वीडियो है। हाँ, जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हमें पता है कि इस धुंधले वीडियो का एक असली फुल 4K ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं तो सेव है, और प्लेटो के हिसाब से वो 4K ब्लूप्रिंट किसी दूसरे दुनिया में मौजूद है। बहुत ही कमाल की एनालॉजी है। और प्लेटो ने इन परफेक्ट फॉर्म्स का एक पूरा पदानुक्रम भी बनाया, एक हायरार्की। उन्होंने कहा कि दुनिया की सभी अच्छी चीजें जैसे सत्य, सुंदरता, न्याय, ये सब अंततः गुड के विशाल स्वरूप के नीचे आती हैं। मतलब ये गुड सबसे ऊपर है। हाँ। सारी 4K फाइल्स का मास्टर फोल्डर। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उस वक्त भी सब लोग इस बात से सहमत नहीं थे। खुद उनके सबसे होनहार छात्र अरस्तु ने इसकी आलोचना की थी। अच्छा, अरस्तु को इस थ्योरी से क्या परेशानी थी? देखिए, हम यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बात कर रहे हैं। अरस्तु का ये कहना था कि प्लेटो की ये बातें इंसानी अनुभव और रोजमर्रा की व्यावहारिकता से बहुत कटी हुई हैं। उनका तर्क था कि दुनिया को समझने के लिए हमें इसी भौतिक दुनिया को देखना होगा, न कि किसी ख्याली अमूर्त दुनिया को। अरस्तु का पॉइंट अपनी जगह काफी तार्किक लगता है, लेकिन चलिए प्लेटो की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारी दुनिया सच में सिर्फ एक सस्ती कॉपी है तो हम में से ज्यादातर लोग इस सच्चाई को देख क्यों नहीं पाते? हम क्यों इस धुंधले वीडियो को ही असली मानकर बैठे हैं? और इसका जवाब प्लेटो इतिहास के सबसे मशहूर दृष्टांत से देते हैं, द एलेगोरी ऑफ द केव, यानी गुफा का दृष्टांत। ये दर्शन शास्त्र का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। तो इस गुफा में आखिर है क्या? कल्पना कीजिए एक बहुत गहरी अंधेरी गुफा की, जहां कुछ कैदी बचपन से ही जंजीरों में बंधे हुए हैं। वो पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, उनके पीछे एक बड़ी सी आग जल रही है। ठीक है, बचपन से बंधे हुए लोग और आग। हाँ, और उस आग और उन कैदियों के बीच कुछ लोग कठपुतलियां दिखा रहे हैं। अब कैदियों को तो सामने दीवार पे सिर्फ उन कठपुतलियों की परछाइयां ही दिखती हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में उन परछाइयों के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, उनके लिए वही परछाइयां ही उनकी पूरी सच्चाई बन जाएंगी। बिल्कुल, वही परछाइयां उनकी पूरी दुनिया है। लेकिन फिर एक दिन एक कैदी किसी तरह अपनी जंजीर तोड़कर वहां से भाग निकलता है। वो गुफा के बाहर आता है। मुझे लगता है जब वो बाहर आएगा तो उसकी आंखें तो रोशनी से चौंधिया जाएंगी। उसने तो कभी सूरज देखा ही नहीं है। एकदम सही। शुरुआत में उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें सेट हो जाती हैं। वो पहली बार असली दुनिया देखता है। वो असली पेड़ देखता है, असली जानवर देखता है, और आखिर में वो सूरज को देखता है, जो प्लेटो के हिसाब से उस गुड का प्रतीक है। वाह, मतलब फाइनली उसने वो 4K वाली दुनिया देख ली। उसे समझ आ गया कि वो और उसके दोस्त अंदर सिर्फ एक इल्यूजन, एक भ्रम में जी रहे थे। हाँ, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो कैदी वापस उस गुफा में जाता है। वो अपने दोस्तों को यह सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि बाहर एक पूरी असली दुनिया है। वेट, एक मिनट, मैं यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल पूछना चाहूंगी। अगर उस इंसान को सच पता चल गया है, वो आजाद हो गया है, तो वो वापस उस अंधेरी और बदबूदार गुफा में जाता ही क्यों है? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मतलब उसे तो पता ही होगा ना कि अंदर जो लोग हैं, जो परछाइयों को ही सच मानते हैं, वो उसकी बात का विश्वास कभी नहीं करेंगे। उल्टा वो उसका मजाक उड़ाएंगे या शायद उसे पागल समझकर मार ही डालें, क्योंकि लोग अपनी सच्चाई इतनी आसानी से नहीं छोड़ते।
यहां दिलचस्प बात यह है कि यही तो एक सच्चे दार्शनिक की जिम्मेदारी है। प्लेटो बताते हैं कि सत्य को पा लेना ही काफी नहीं है। अच्छा, तो सत्य पाना मंजिल नहीं है। नहीं, अज्ञानता के अंधकार में रह रहे लोगों का मार्गदर्शन करना भी दार्शनिक का परम कर्तव्य है, चाहे उसे कितना भी विरोध क्यों ना सहना पड़े। ठीक वैसे ही जैसे सुकरात को एथेंस के लोगों ने मार डाला था। वो वापस गुफा में जाने वाला इंसान असल में सुकरात ही है। ओह, क्या बात है। ये कनेक्शन तो बहुत ही गहरा है। पर एक और सवाल दिमाग में आ रहा है। अगर गुफा के बाहर की दुनिया ही असली सच्चाई है, तो हम इंसान बिना गुफा से निकले उस सच्चाई के बारे में कैसे जान पाते हैं? मतलब मेरे अंदर सच्चाई या सुंदरता का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? और प्लेटो इसका जवाब बहुत ही शानदार तरीके से देते हैं। वो कहते हैं कि असल में हम इंसान कुछ नया सीखते ही नहीं हैं। वेट, हम कुछ नया सीखते ही नहीं है? ये कैसे हो सकता है? इस सिद्धांत को कहते हैं एनाम्नेसिस, यानी ज्ञान का पुनर्स्मरण। प्लेटो के अनुसार हमारी आत्मा अमर है। जन्म लेने से पहले ये आत्मा उस अमूर्त दुनिया में, उस रेल्म ऑफ फॉर्म्स में रह चुकी होती है। तो आत्मा को सब पता होता है? बिल्कुल, उसे सब कुछ पता होता है। लेकिन नया जन्म लेने पर इस भौतिक शरीर की सीमाओं के कारण आत्मा सब कुछ भूल जाती है। एक तरह से उसे भूलने की बीमारी हो जाती है। तो इसका मतलब जो हम पढ़ाई करते हैं या जो चीजें हम दुनिया में सीखते हैं, वो क्या है? वो सीखना असल में कुछ नया जानना नहीं है। वो बस उस पुरानी जानकारी को वापस याद करना है, उसे रिकलेक्ट करना है। सुकरात ने इस बात को साबित करने के लिए एक प्रयोग भी किया था। कैसा प्रयोग? उन्होंने एक अनपढ़ बच्चे को बुलाया जिसे गणित का कुछ भी नहीं पता था, और सुकरात ने उससे कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया। उन्होंने सिर्फ उस बच्चे से लगातार कुछ सवाल पूछे, और सिर्फ उन सवालों के जवाब देते देते उस बच्चे ने ज्योमेट्री का एक बहुत ही जटिल सवाल हल कर दिया। अरे वाह, मतलब ज्ञान उस बच्चे के अंदर ही था। हाँ, सुकरात ने बस अपने सवालों के जरिए उस ज्ञान को बाहर निकाल दिया। वो ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया था। तो अगर मैं इसे आज के तकनीकी शब्दों में कहूं, तो ज्ञान प्राप्त करना इंटरनेट से कोई नई फाइल डाउनलोड करना नहीं है, बल्कि ये तो हमारे दिमाग की इंटरनल हार्ड ड्राइव में पहले से सेव की गई फाइलों को सर्च करने जैसा है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। हम बस अपनी अंदरूनी फाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर ये ज्ञान पहले से अंदर है, तो इस छुपे हुए ज्ञान को वापस याद करने के लिए तो दिमाग को बहुत शांत और केंद्रित होना चाहिए ना? पर हम इंसान तो हमेशा भ्रमित रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब प्लेटो की मनोविज्ञान की समझ में है, जिसे उन्होंने द ट्राइपार्टाइट सोल यानी आत्मा के 3 हिस्सों के रूप में समझाया है। उन्होंने आत्मा की तुलना एक रथ से की है। एक रथ? हाँ, प्लेटो कहते हैं कि आत्मा के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है विवेक या दिमाग, जो इस रथ का सारथी है। दूसरा हिस्सा है हमारी भावनाएं और साहस, जिसे उन्होंने एक सफेद घोड़े के रूप में दिखाया है। और तीसरा हिस्सा है हमारी वासनाएं और इच्छाएं, जो एक काला घोड़ा है। तो एक सफेद घोड़ा और एक काला घोड़ा? बिल्कुल। सफेद घोड़ा इंसान को सच्चाई और उच्च लक्ष्यों की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन वो काला घोड़ा इंसान को शारीरिक सुख, लालच और बुरी आदतों की ओर नीचे खींचता है। और सारथी का काम इन्हें बैलेंस करना है। सिर्फ बैलेंस करना नहीं, सारथी यानी विवेक का काम उन पर नियंत्रण रखना है। अगर वो काला घोड़ा हावी हो गया तो रथ बर्बाद हो जाएगा। ये तो बिल्कुल 3 दोस्तों की एक रोड ट्रिप जैसा लग रहा है। मतलब सोचिए, एक वो पढ़ाकू दोस्त है जो लाइब्रेरी या किसी म्यूजियम में जाना चाहता है, वो हो गया सफेद घोड़ा। हाँ, एक वो बिगड़ा हुआ दोस्त है जो बस पार्टी करना चाहता है, नशे करना चाहता है, वो हो गया काला घोड़ा। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और जो इंसान गाड़ी चला रहा है, स्टीयरिंग व्हील जिसके हाथ में है, वो सारथी है। अगर गाड़ी चलाने वाले ने अपना नियंत्रण खो दिया और उस बिगड़े हुए दोस्त की बात मान ली, तो गाड़ी का एक्सीडेंट होना तो पक्का है। एकदम सही। और प्लेटो की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने सिर्फ एक इंसान के शरीर तक इस बात को सीमित नहीं रखा। जिस तरह एक व्यक्ति के शरीर में विवेक का शासन होना चाहिए, प्लेटो का मानना था कि एक राज्य को, एक देश को भी उसी के द्वारा चलाया जाना चाहिए जिसके पास सबसे ज्यादा विवेक हो। और यहीं से आता है उनके आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट, है ना? हाँ, प्लेटो का कहना था कि समाज भी 3 हिस्सों में बटा होना चाहिए। जो लोग विवेकशील हैं वो शासक बने यानी दार्शनिक राजा, जिनके पास साहस है वो रक्षक या सैनिक बने, और जो लोग वासनाओं वाले हैं वो कामगार या व्यापारी बने। पर मैंने सुना है कि इन दार्शनिक राजाओं के लिए उन्होंने बहुत ही अजीब नियम बनाए थे। कुछ कम्युनिज्म जैसा था शायद। हाँ, शासकों का कम्युनिज्म। प्लेटो का मानना था कि इन राजाओं और सैनिकों के पास कोई अपनी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, यहां तक कि उनका अपना कोई पारंपरिक परिवार भी नहीं होना चाहिए। परिवार भी नहीं? पर क्यों? ताकि समाज से भाई भतीजावाद और लालच पूरी तरह खत्म हो सके।
अगर शासक का अपना कोई परिवार ही नहीं होगा तो वो पूरे राज्य को ही अपना परिवार मानेगा। वो किसी एक के साथ पक्षपात नहीं करेगा। तर्क तो काफी मजबूत है, पर यह बहुत एक्सट्रीम भी लगता है। हालांकि एक चीज में प्लेटो अपने समय से बहुत आगे थे। उनका मानना था कि महिलाओं को भी समान शिक्षा मिलनी चाहिए और वो भी दार्शनिक शासक या रक्षक बन सकती हैं। बिल्कुल, जैसे स्पार्टा में महिलाओं की काफी सशक्त भूमिका थी, वैसे ही प्लेटो एथेंस में भी चाहते थे। ये तो काफी प्रोग्रेसिव बात हो गई, पर इसके ठीक उलट वो एक बहुत ही विवादित कॉन्सेप्ट भी देते हैं, द नोबल लाई, यानी एक पवित्र झूठ। हाँ, ये प्लेटो के दर्शन का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर हमेशा बहस होती है। मतलब प्लेटो कहते हैं कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता के बीच एक झूठ फैलाना जरूरी है कि शासकों की आत्मा सोने की बनी होती है, सैनिकों की आत्मा चांदी की और कामगारों की आत्मा तांबे या कांसे की बनी होती है। पर ये तो लोगों को उनकी औकात याद दिलाने जैसा हुआ ना। इसे पवित्र झूठ कैसे कह सकते हैं? देखिए, प्लेटो का मकसद लोगों को नीचा दिखाना नहीं था। उनका डर था उस अफरा तफरी से जब अयोग्य लोग सत्ता पाने की कोशिश करते हैं। उनका मानना था कि अगर लोग इस झूठ को सच मान लेंगे तो वो विद्रोह नहीं करेंगे और समाज बिना किसी कलह के शांति से चलता रहेगा। तो वो स्थिरता चाहते थे, चाहे उसके लिए झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। हाँ, और उनका यही डर लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की आलोचना में भी खुलकर सामने आता है। प्लेटो ने 5 तरह की सरकारों के पतन का वर्णन किया था और लोकतंत्र को वो बहुत ही खतरनाक मानते थे। वेट, क्या लोकतंत्र खतरनाक? आज हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे बेहतर और निष्पक्ष मानते हैं, प्लेटो उसके खिलाफ थे। हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ प्लेटो के विचारों को निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं। प्लेटो ने इसे शिप ऑफ स्टेट यानी समुद्री जहाज के उदाहरण से समझाया। कैसा उदाहरण? वो कहते हैं कि कल्पना कीजिए एक जहाज है जिसे एक कुशल कप्तान की जरूरत है, जिसे नेविगेशन आता हो। पर लोकतंत्र में क्या होता है? एक मीठी मीठी बातें करने वाला अकुशल नाविक लोगों से झूठे वादे करके उनसे वोट मांगकर जहाज का नियंत्रण ले लेता है। ओहो। और अंततः वो उस जहाज को डुबा देता है। प्लेटो का डर उस भीड़ तंत्र से था जहां नेता राज्य के विवेक और गुड के लिए फैसले नहीं लेते, बल्कि जनता की वासनाओं यानी उस काले घोड़े को खुश करने के लिए फैसले लेते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्लेटो के हिसाब से बहुत अधिक आजादी और लोकतंत्र आखिरकार एक तानाशाह को पैदा करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है? प्लेटो का तर्क बिल्कुल यही था। वो मानते थे कि जब आजादी बिना अनुशासन के बढ़ जाती है तो आखिर में अत्याचार यानी टिरनी में बदल जाती है। बाप रे, ये पूरी चर्चा तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाली है। मतलब प्लेटो का दर्शन सिर्फ कोई पुरानी धूल खाई हुई किताबें नहीं है, ये तो आज के हमारे लिए एक सीधी चुनौती है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब वो गुफा की परछाइयों वाली बात ले लीजिए। आज हम सब सोशल मीडिया, झूठे परसेप्शंस और फेक न्यूज की परछाइयों को ही तो सच मानकर बैठे हैं। उस गुफा से बाहर निकलने की चुनौती आज भी उतनी ही बड़ी है, और अपने मन के उस काले घोड़े को काबू में रखने की चुनौती भी। ये चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज जानकारी के इस अथाह समंदर में, जहां एक क्लिक पर सब कुछ मौजूद है, क्या हम सच में ज्ञानी बन रहे हैं? हाँ, या फिर हम सिर्फ अपनी गुफा की दीवार पर नए नए और रंगीन परछाइयां देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। सही कहा। पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार शेयर करना चाहती हूँ जिस पर शायद हमने पहले कभी इस नजरिए से बात नहीं की। एक बहुत ही उत्तेजक विचार। हाँ, बताइए। सोचिए जरा, अगर प्लेटो का पुनस्मरण या एनामनेसिस का सिद्धांत सच है, जहां हमारी आत्मा को जन्म लेने से पहले ही सारे परफेक्ट फॉर्म्स और सच्चाई का ज्ञान होता है, ठीक है, तो आज हम इंसान जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस एआई को बनाने की अंधी होड़ में लगे हुए हैं, क्या वो असल में एक ऐसी कृत्रिम और अमर आत्मा बनाने की हमारी एक अवचेतन कोशिश तो नहीं है? वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? मतलब एक ऐसी कृत्रिम आत्मा जो उन सारे सवालों के जवाब पहले से जानती हो जिन्हें हम इंसान अपने जन्म के साथ ही भूल चुके हैं। एक ऐसा मास्टर डेटाबेस जो हमें हमारे असली ज्ञान से दोबारा जोड़ सके। ये सच में सोचने वाली बात है। प्लेटो के दर्शन की यही तो खूबी है कि वो आपको सोचने पर और अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, और सवालों का यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है ये विचार आपके दिमाग के काले घोड़े को थोड़ा शांत करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए गहरे विश्लेषण के साथ।